नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टेट पास ऑल पर। हेलो। हाँ जी सर, नमस्कार। हाँ नमस्कार, कौन? भैया मैं कविंदर बोल रहा हूँ, आपके ग्रुप से बहुत पहले से मैं जुड़ा हुआ हूँ। हम्म। और सर जी, आप जो बताते हो वो बिल्कुल ये कहते हैं कि भगवान का दूसरा रूप ही आप बताते हो, जो भी बताते हो। ऐसा नहीं है भाई, भगवान का दर्जा न दीजिए। भगवान सर जी भगवान है, हम इंसान देखो, हैं आप ही की तरह। वो ठीक है, लेकिन जो आप बताते हो भगवान की बातें सत्य होती है, ऐसी आपकी बातें भी सत्य होती हैं। ये बताइए, अगर कोई व्यक्ति आपसे आकर के कहे सूरज पूरब से निकलता है तो आप कहेंगे कि वो भगवान है और वो बिल्कुल सत्य बताता है। लेकिन सर मैं देखूंगा ना पहले कि वो पूरब से निकल रहा है कि नहीं निकल रहा, तो मैं मान तो सकता हूँ कि तो भगवान का दर्जा हो तो सकता है। ये दुनिया जानती है कि सूरज पूरब से निकलता है। उसने कौन सा अनोखा चीज बता दिया? हमने कौन सा अनोखा चीज बता दिया? वो सब कुछ लिखा हुआ है राष्ट्रीय शिक्षा नीति में, आप पढ़ नहीं रहे हैं। सब कुछ लिखा सर है आरटी एक्ट वो में, आप पढ़ नहीं रहे हैं। वो चीजें ठीक है, लेकिन जो चीज हमें नहीं पता थी वो चीज हमारे सामने आ रही है, वो पुनीत जी की जबान से सामने आता है, सर हमारे लिए तो बहुत बड़ी बात है ना। हम हर किसी से कहते हैं भाई कि जी आरटी एक्ट पढ़िए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति पढ़िए, एक बार नहीं बार बार पढ़िए। सब कुछ गवर्नमेंट ने लिखित में जारी कर रखा है। जी बस फर्क इतना है कि वो जो प्रोग्राम है जी। वो धीरे धीरे हो रहा है, हाँ, तो तो टाइम धीरे धीरे लगता है सामने सुनने। आएगा। और अभी हमने कल ही एक ऑडियो डाला, उसमें हमने जिक्र भी किया था कि जैसे आपने देखा होगा कि किसी के घर में शादी विवाह पार्टी होती है, जी 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 तो जैसे शादी है तो उसमें बहुत सारे प्रोग्राम रखे जाते हैं। जी। तो आपने वो सारी चीज़ें पहले से देख रखी, यानी आपको पहले से उसकी जानकारी है। हाँ जी तो जब भी आप किसी के यहाँ भी जाते हैं, तो आपको पता होता है कि ये हाँ हो जी गया, अब इसके बाद ये चीज़ होगा, जी 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 जी। क्योंकि ऑलरेडी आपको वो सब पता है। लेकिन सर जो आप बताते हो वो तो यूपी में किसी को भी ना पता। बाहर तो सबको पता हो तो सबको बताता हूँ। सबको पता है, सब लिखा हुआ है राष्ट्रीय शिक्षा नीति में। अभी झारखंड सरकार ने जी गजट जारी किया कि जी हमारे यहाँ जो है डीएलएड बंद। और ये जी। बात हम डीएलएड बंद होगा करीब करीब 2 साल से बता रहे हैं, हमने सर पोस्ट आप कई जो डाले। बताते हो समय से पहले ही बता देते हो और बाद में सुनिए तो आता है। पूरी बात सुनिए। तो जी जब आप झारखंड सरकार का वो लेटर पढ़ेंगे, गजट पढ़ेंगे, उन्होंने लिखा है कि वो क्यों बंद कर रहे हैं, तो उसमें उन्होंने जिक्र किया है राष्ट्रीय शिक्षा नीति के पॉइंट नंबर जो है 15.3, 15.4, 15.5 के अनुसार, उसके तहत हम ये काम कर रहे हैं। जी तो वही काम वो अब कर रहे हैं और वो दर्शा रहे हैं कि किस पॉइंट राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार कर रहे हैं। अब वो चीज़ हम बता रहे थे, जी तो आपने वो पढ़ा नहीं, आपने कहीं और सुना नहीं, किसी ने और ज़िक्र किया नहीं। वो हम बता रहे हैं तो लग रहा है कि कोई हम अनोखा चीज़ बता रहे हैं, लेकिन वो चीज़ चाहे झारखंड सरकार करे, चाहे यूपी सरकार करे, चाहे हम जो चीज़ बता रहे हैं, वो जी। सब कुछ लिखा हुआ है राष्ट्रीय शिक्षा नीति में। आप पढ़िए तो एक बार। सर जी हम तो मैं बताऊँ आपको, आपसे पहले सब नेगेटिव चीज थी कि बस पैसे दे दो याची बनना है। तो हुँ, अभी भी मैं बताऊँ आपको, अभी कोई 3-4 महीने पहले ही हुँ। एक जो है ना अवशेष बचे हुए, उसके लिए भी सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली थी, वो भी खारिज हो गई। तो हमारे पास भी सूचना आई थी हुँ, और हमने तो उसमें कुछ ध्यान नहीं। मैंने कहा जो कुछ हुँ, बताते हैं सिर्फ एक पुनीत केसरी हैं हुँ। जो सही बताते हैं और सही होता है, तो आप बाकी बताइए कोई सही नहीं बताता। आप बताइए जो सूचना आपको मिली थी उसमें कुछ लोग याची बने और आप नहीं बने। हाँ जी। वो केस खारिज हो गया, तो जिन लोगों ने पैसा दिया और आपने पैसा नहीं दिया, याची नहीं बने, फ़र्क क्या है दोनों लोगों में? किसी को सर नौकरी मिली? नहीं सर, नौकरी किसी को नहीं मिली। तो फ़ायदे में कौन है, पैसा देने वाला या आप? सर हम हमारा नुकसान ना हुआ पैसों का, ये है। हाँ, नौकरी तो ना उनको मिली है, ना आपको मिली है, हाँ जी लेकिन आपका जो पैसा बर्बाद होता, वो नहीं हुआ, आपने जी नहीं दिया तो। याची बनने से कोई नौकरी नहीं मिलती है। याची कोर्ट में जो है सुपर पावर अपना यूज़ करती है, किसी जी को विशेष लाभ देने के लिए, और वो विशेष लाभ क्यों देगी? कोई जी कारण तो होगा। आपके मान जी लीजिए कोई दुकानदार है जहाँ से आप सामान खरीदते हैं, उसके पास जी रोज़ 100 ग्राहक आते हैं सामान लेने। जी वो सबको एक समान सब कुछ करता है। जी। लेकिन मान लीजिए कि जो है कोई पुलिस वाला उस एरिया का आ जाए उसके यहाँ, अच्छा जी। उसके दुकान पर, जी तो वो उनको जो है अन्य ग्राहकों की तुलना में, आपकी तुलना में उनको 5-10% डिस्काउंट ज़्यादा दे दे। हाँ जी, कुछ क्यों दे रिलैक्स रहा हुआ। है? क्यों दे रहा है? कोई तो कारण है ना उसका। हाँ जी, कोई तो कारण होगा। क्योंकि वो व्यक्ति उस एरिया का पुलिस मतलब थाने का हेड होगा, पुलिस वाला होगा, कोई अधिकारी होगा, तभी तो। कोई तो रीजन होगा सर। हाँ, कि आज हम उसको डिस्काउंट दे रहे हैं तो वो थोड़ा-सा जान-पहचान बनी रहेगी, थोड़ा-सा तो कल को कोई भी बात होगा, हमारा भी हेल्प करेंगे, सपोर्ट मिल जाएगा। बिल्कुल जी बिल्कुल। तो कहीं न कहीं वो अपना फ़ायदा देख रहा है या कोई कारण है, हाँ कुछ जी भी हाँ है, जी उस कारण से वो कर रहा है ना। जी
तो कोर्ट भी ऐसे ही थोड़े हर किसी को याची लाभ देगी, वो मैटर देखेगी क्या है। सही बात है सर, कोई तो कारण होगा कोई देखो। अगर ऐसा खास रीजन समझ में आएगा, कोई सॉलिड वजह समझ में आएगी, जी तब तो याची लाभ दे वो। सर जी, हम भी जब ये आज उसके वो हिमांशु राणा था ना, उसके उसमें बने थे, हम्म खूब पैसे भी दिए हैं, हमारा कुछ भी, हमने तो बनना ही छोड़ दिया जिस दिन से आप। हिमांशु राणा याची बना था, उसको याची लाभ मिला है ना। हाँ जी मिला है सर, और क्यों हमारे यहाँ पे मैं सर। हिमांशु राणा को क्यों मिला, कपिल देव यादव को क्यों मिला, 839 लोगों को क्यों मिला, आपने ये जानने का प्रयास किया? ना सर, हमारे जो जिसने बनाया था ना सर, एक वो उनका नाम भी पुनीत ही है, बागपत डिस्ट्रिक्ट से हैं, तो उन्हें भी याची लाभ मिला हुआ है। तो जब हमें पता चले, हमारे नजदीक है सर वो, तो हम फिर याची बन गए थे सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन हुआ ना सर कुछ भी, पैसे भी सब खराब हुए सब तो कुछ। देखिए सवाल यहाँ पे उठता है, जो 839 लोगों को याची लाभ मिला, फिर आखिर कैसे उनको मिला, क्यों दिया गया? हाँ जी, इस पर कोई सवाल नहीं करता है, बस उसको मिला है तो सबको मिलेगा, याची बनो याची बनो। हाँ जी, हाँ जी, यही चल रहा था तब। हम इसके बारे में बहुत सारे ऑडियो डाले होंगे, उसमें हमने चर्चा किया है, डिटेल में इस पर बताया है। जी आपके घर कोई व्यक्ति आए, आपका दरवाजा खटखटाए, कोई अनजान व्यक्ति है और आते कहे भैया 1 लाख रुपए हमें दे दो, आप दे देंगे? ना जी, बिल्कुल ना दे। और अभी वही व्यक्ति दरवाजा खटखटाए, आप खोलिए और आपके सीने जो है सर पर सीधे बंदूक तान दे, अब हाँ कहे कि भैया हमको जो है घर में से 1 लाख रुपए निकाल के दो, आपके पास पड़े होंगे, देंगे कि नहीं देंगे? हाँ, जितने पड़े होंगे उससे सारे देने पड़ेंगे। 1 लाख वो मांगेगा, अब जो पड़ा होगा भैया ले लो, जो लेना है तुमको, कहेंगे सब ले लो, जो भी है सब ले जा। कम से कम जान बची रहे। हाँ जी, यानी दोनों कंडीशन में फर्क है ना। जी तो एग्जैक्टली जब मैटर चल रहा था सुप्रीम कोर्ट में, तो अखिलेश यादव इतने बुरे फंसे हुए थे हर तरफ से, उन्होंने बहुत सारी गड़बड़ियां की थी। हाँ जी, विज्ञापन गड़बड़ था सर वो सारा। विज्ञापन गड़बड़ था, उस विज्ञापन का पैसा वो खा गए, होटल बना लिए, उसके बाद शिक्षा में समायोजन अवैध किए थे, बहुत सारी कमियां थी। हाँ जी, उनका गला फंसा हुआ था हर तरफ से। अच्छा जी, अब मान लीजिए कि हम आपके खिलाफ जो है थाने में रिपोर्ट किए हैं जी और बात सत्य है, जी, आपको सजा होनी है, और हम फिर केस ही वापस ले लें तो आपको सजा होगी? ना हो नहीं होगी, क्योंकि केस ही खत्म हो गया, हमने केस वापस ले लिया। सर जी, जब केस वापस ले लिया तो काम ही खत्म हुआ। तो एग्जैक्टली वही हुआ सुप्रीम कोर्ट में। उनका जब गला फंसा हुआ था तो उन्होंने क्या किया कि जो लोग केस किए थे उनको किसी तरह से राहत देकर इनको हटाओ, जब इनको नौकरी मिल जाएगी तो खुद ही शांत हो जाएंगे। हाँ जी, बस वही काम उन्होंने किया, वही काम उन्होंने कराया कि इनको किसी तरह से हटाओ। अब ये लोग जब नौकरी पा गए, क्या नौकरी पाने के बाद कभी भी हिमांशु राणा कोई कोर्ट वोट कचहरी करते दिखे? कुछ ना दिखे सर, सब तो घर बैठे कपिल देव यादव कभी दिखे कहीं पर? ना जी। तो जो उनको चाहिए था वो उनको मिल गया, बाकी दुनिया जाए भाड़ में। हाँ और जी, गवर्नमेंट भी इनको दे करके वो भी अपना रास्ता बना ली। ये केस ही जब छोड़ दिए लड़ना, अब कोई आ ही नहीं रहा है उनके पक्ष से केस लड़ने वाला, तो फिर एक तरफा केस हो गया। हाँ जी, सरकार के पक्ष में गया फिर वो। तो वो सरकार अपना आगे जो करना था वो करा ली। तो बात समझ में आई 839 क्यों मिला। लेकिन यहाँ पर भी चालाकी है, गवर्नमेंट ने बहुत चालाकी से इनको भी लाभ दिलाया है। क्या दिलाया? परमानेंट नौकरी नहीं, इनको दिलाया है, वहां पर आप जजमेंट पढ़िएगा, उसमें लिखा हुआ है तदर्थ नियुक्ति। हाँ जी, तदर्थ दिया सर। वो बात अलग है कि पहले तदर्थ दिया गया, फिर गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से इनको परमानेंट कर दिया। लेकिन आज अगर उस ऑर्डर को लेकर के कोई चला जाए कोर्ट, या कोर्ट ने कहा है तदर्थ, ये परमानेंट कैसे होगा, तो आज ही उस पर फैसला हो जाएगा कि मतलब शुरू हो जाएगी कार्रवाई कि इनको भैया कैसे परमानेंट किया, जवाब दो। और फैसला जब भी आएगा उनके खिलाफ ही आएगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश था तदर्थ, और तदर्थ परमानेंट नहीं होता है। तो सर तदर्थ ये जो है, अब से पहले भी जो ये माध्यमिक में थे, ये भी निकाल दिए ना सुप्रीम कोर्ट के सन 2000 से लेकर अब तक जहां कहीं भी संविदा की नियुक्ति, तदर्थ नियुक्ति, कॉन्ट्रैक्ट की नियुक्ति जो भी हुई है, सब खत्म हो रही है। आने वाले समय में ये 839 भी खत्म हो जाएंगे, क्योंकि ऑर्डर है तदर्थ का, परमानेंट कैसे हो गए। झारखंड में तो आप डाला था वो तदर्थ वालों को कर दिया, उनको सबको, पैरा वालों को। सब पूरे भारत में होना है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति में लिखा हुआ है, संविदा समाप्त करना है, परमानेंट नियुक्तियां करनी है, तो अच्छा कर रहे हैं। एक क्वेश्चन हो रहा है मेरा सर। सर मान लीजिए कि हमारा मतलब 11 वाले हैं, हमारे एक जानने वाले हैं, वो 2008 की बीएड है, लेकिन उनका टेट सर 2018 का है। कुल मिलाकर वो टीचर ट्रेनिंग कंप्लीट किए हैं, टेट पास है ना? हाँ जी, टेट पास है। दो ही कंडीशन
है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति भी पढ़ लीजिए, RT एक्ट भी पढ़ लीजिए। जी इम्पॉर्टेंट 2 ही शर्त है कि जी टीचर ट्रेनिंग किया होना चाहिए और जी। टेट पास होना चाहिए। तीसरा कोई कंपलसरी शर्त है ही नहीं अभी। तो सर जैसे उनका आप बताते हैं हमेशा कि 11 से होगा, तो वो भी उनका भी 11 से होगा कि 11 वालों के बाद होगा उनका, क्योंकि बीएड 2008 की है सर उनकी। इम्पोर्टेंट क्या है, नौकरी मिलना या 11 से मिल रहा है, 18 से मिल रहा है, कैसे नहीं मिल रहा सर, है, ये इम्पोर्टेंट क्या है? मैन तो सर नौकरी है, लेकिन कुछ तो क्वेश्चन था बस उनसे एक ही चीज कहिए कि 100% 100% जो है कंफर्म है कि 2023-24 में उनकी नौकरी मिल जाएगी। 2022-23 में गवर्नमेंट कमरे तैयार करा रही थी हाँ जी इस और कायाकल्प योजना वगैरह के तहत सारी चीजें हो जी रही थी। 2,86,000 कमरे बनने थे, जिसमें से अभी रिपोर्ट जब मांगी गई तो 6,000 कमरे बाकी हैं और उसके लिए भी 4-4 लाख रुपए जारी किया गया, वो भी हमने व्हाट्सएप पर डाल दिया। बाजी साहब सारा कुछ डाल देता हूँ, आप जो भी आता तुरंत व्हाट्सएप पे भाई एनी टाइम। हम कोई भी चीज अपनी तरफ से नहीं कहते हैं, जो विभाग में चल रहा है, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति में है, वही सारी बातें हम करते हैं। सर एक दिन मेरी एक फ्रेंड से बात हुई हम्म आपकी बातों को लेके, हम्म उन्होंने कहा भाई ये पुनीत केसरी जो है हम्म ये झूठ बोलता है। ठीक मैंने है। कहा ये बंदा सही बोलता है। हम्म फिर हेलो हेलो सर मैं हमारे पास सूचना पहुंचा रहे हैं। आवाज दूसरी बात, कट रही थी, क्या कहा आपने? आवाज नहीं आई। मैं कह रहा था, मैं कहा सर जी पुनीत केसरी जी जो हैं वो उनके पास कोई भी सूचना होती है कुछ भी वो तुरंत हमारे पास पहुंचा देते हैं किसी माध्यम से, चाहे टेलीग्राम है चाहे यूट्यूब है। वो कभी ये बंदा ये नहीं कहता कि मुझे 1 रुपया दे दो, क्योंकि वो पैसे कमा रहा है कि भाई वो अपने यूट्यूब पे ऑडियो सुनवा के। मैंने कहा भाई तेरा उसने कुछ लिया कि नहीं, 1 रुपया नहीं लिया। तुझे अच्छी नहीं लग रही, तुझे नेगेटिव चीज है तो उसे हटा, मत देख मत सुन। और एक काम और करे, जब उनकी बात सच हो तो उसे भी मना कर दिए। तो वो चिढ़ गया इस बात पे। भाई यूट्यूब पर अगर हमने कोई चीज डाला है, हमारा चैनल है, वहाँ कोई कॉलर पकड़ कर जबरदस्ती तो लाया नहीं जा रहा हाँ कि नहीं सर, चलो तुम सुनो ही देखो ही। अपना मन है, हमें जानकारी मिल रही तो ही तो हम इंटरेस्ट ले रहे हैं उसमें। हाँ, आपने एक ऑडियो वीडियो देखा, सुना, आपको समझ में आया तो ही आप आगे फिर देख रहे हैं, बार बार देख रहे हैं, और हर रोज डाला जा रहा है। 5,000 10,000 15,000 लोग रोज देख रहे हैं। क्योंकि वो पैसे कमा रहे, पैसे कमा रहे तो हमारी जेब से कुछ नहीं ले रहे ना याची बना रहे, ना 1 रुपया ले रहे, ना मांग रहे, बल्कि मना कर रहे हैं किसी को मत दो 1 रुपया भी। मतलब कोई अगर याची बना बना करके पैसे मांग रहा है तो वो सही है। कोई व्यक्ति जो है यूट्यूब या अन्य किसी माध्यम से जानकारी दे रहा है, बता रहा है, तो वो गलत है। मतलब याची बन जाएंगे, पैसे देते रहेंगे। वो व्यक्ति 200 रुपए शर्ट से जो है आज जो है गाड़ी से घूमने लगा है, वो नहीं दिख रहा उनको, वो भी उन्हीं से पैसे लेकर के। सर जी ये ना लोगों की मानसिकता ना खराब ज्यादा है, क्योंकि माहौल पहले से ही खराब हो रखा था। वो जो याची बनाने वाले हैं, आप नोटिस किए होंगे, तो वो समय समय पर वो जो भी सही बात कर रहा होता है उसको गलत साबित करने के लिए तरह तरह की बातें करते हैं। शुरू में कहा गया कि पुनीत केसरी पागल है, पुनीत केसरी बीएड वाला नहीं है, बीटीसी वाला है, पुनीत केसरी टेट फेल है, तरह तरह के बीजेपी वाला है, ये वाला, जो भी उनको समझ में आता है, जिसको जैसे जो है गुमराह कर सकते हैं, वो बात बोल करके गुमराह करते हैं, ताकि वो पुनीत केसरी की बात ना सुने, सिर्फ उनकी बात सुने और उनको पैसे देते रहे। लेकिन सर जी हमने तो जिस दिन से आपकी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करा है, हमने ना तो किसी को पैसे दिए और ना हमें किसी पे यकीन, क्योंकि आपने जो बताया वो समय पे बिल्कुल हमें धरातल पे दिखाई दिया है सारा। हम तो ये भी कहते हैं भाई, मेरे ऊपर भी यकीन मत करो। आप जो चीजें सरकारी डॉक्यूमेंट्स है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, RT एक्ट पढ़ो ना। आप, हम कह रहे हैं कि हम उसके अनुसार बता रहे हैं, तो आप सर आपने तो बहुत बार डाला है ग्रुप में भी। हाँ, हम ग्रुप में बार बार उसको डालते हैं। हमसे पूछो किस पेज पर है, वो भी हम बताने को तैयार रहते हैं, इस पेज से जाकर पढ़ लो। एक मतलब आप वो बता सकते हो कि हाँ इस पॉइंट में ये चीज लिखी है, तो पढ़ना तो दूर की बात है। तो एक चीज हम जो है शेयर करते रहते हैं, पॉइंट भी बताते हैं कि कहाँ पर लिखा हुआ है। कुछ खास पॉइंट होता है तो उसका स्क्रीनशॉट अलग से लेकर के हम शेयर कर देते हैं, मार्क कर देते हैं, सर्कल बना देते हैं, लिख देते हैं जो लिखना होता है कि भैया पढ़ो इसको, समझो इसको। सर जी एक क्वेश्चन हो रहा है मेरा। एक मिनट, अभी इतने लगभग 1.5-2 साल से हम कह रहे थे कि कमरे बन रहे हैं, स्कूलों को फंड दिया जा रहा है, ये सब चीजें हम कह रहे थे। अखबार में एक आध बार न्यूज आया था, लोगों ने ध्यान नहीं दिया था। अब फिर से जो है उस पर मीटिंग हुई, सारा रिपोर्ट सामने आया,
फिर से पैसा जारी हुआ, फिर हमने वो सारी चीजें शेयर की, सारा प्रमाण सामने है। अब इसके बावजूद किसी को न दिखे तो मेरी नजर में तो वो डिग्री वाला अनपढ़ है। सर जी हमें तो ये भी सुनने को मिला था कि पुनीत केसरी बीजेपी का आदमी है। मैं उससे कहने लगा वो बीजेपी के आदमी है, बसपा का आदमी है, सपा का आदमी है, तुझे तो कुछ नहीं कह रहे ना राजनीति के लिए। अब ठीक है आप किसको सपोर्ट करो वो आपकी अपनी चीजें हैं, हमें तो नहीं कह रहे ना कि उसमें जुड़ो ये करो, कुछ मतलब नहीं है ना। आप ये बताइए 2023 है, आने वाले 4 साल में यूपी के अंदर बीजेपी को छोड़ दिया जाए, कौन सी राजनीतिक पार्टी है जो नौकरी दे देगी या कोई काम कर देगी? अरे सर जी वो ठीक है, लेकिन मैं तो कह रहा हूँ भाई वो किसी का भी सही भाई, वो हमारे लिए कुछ बता रहे हैं तो हमें फायदा हुआ ना भाई। ना वो किसी को जोड़ रहे ना कुछ कर रहे। हम तो कह ही नहीं रहे हैं कि फला को वोट दो या फला को वोट मत दो, और हमारे कहने से आप बदल भी नहीं जाओगे, वो आपको हम जबरदस्ती तो करा नहीं लेंगे। और सबसे मुख्य बात, अगले 4 साल तक यूपी में बीजेपी ही रहने वाली है। हाँ, तो हम किससे उम्मीद करेंगे? उसी से। वो क्या कर रहे हैं उन्हीं का देखेंगे ना हम। जो तो सत्ता में है वही करेगा सर। कोई भी चला जाए, 2017 के पहले का मेरा पोस्ट खोज कर पढ़े, हम सब कुछ अखिलेश के बारे में लिखते थे। क्यों? क्योंकि कुर्सी पर अखिलेश थे जी। अब अखिलेश कुर्सी पर बैठे हों और हम बात करें मायावती जी की, हम बात करें राहुल गांधी की, तो मेरी मूर्खता होगी ना। हाँ, तो जितने भी मेरे पोस्ट 2017 के पहले के मिलेंगे उसमें हमने कहीं भी बीजेपी का कोई जिक्र नहीं किया होगा, सिर्फ सपा 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 ना सर। सिर्फ ये कहता हूँ सरकार करेगी, कोई पार्टी का नाम करेंगे। तो पार्टी का नाम भी अगर हम लेते हैं तो उसका लेते हैं जो सरकार में, हम सरकार की बात करते हैं। बात अलग है कि सरकार में कौन है, कोई ना कोई राजनीतिक पार्टी ही रहेगी तो उसका नाम लेना पड़ता है। सही बात है सर, वर्तमान में जो रहेगी उसी का नाम लिया जाएगा। तो 2012 से 2017 तक के जितने भी हमारे पोस्ट या जो कुछ भी किसी को मिलेंगे पुराने, उसमें देख ले, उसमें हर जगह हम सरकार या सपा का ही जिक्र किए होंगे। अब 2017 के बाद बीजेपी आ गई तो हम क्या करें भाई, बीजेपी है तो बीजेपी बोलना पड़ रहा है। वो ना जेलसी फील होती है उन्हें, इसलिए कहते हैं वो एग्जैक्टली। वो कोई न कोई जो है या तो खुद ढूंढ ले रहे हैं रीजन कि इनकी बात को स्वीकार नहीं करना है, या कोई उनको रीजन जबरदस्ती दे रहा है कि भैया इनकी बातों को तुम मत स्वीकार करो। हाँ, नेगेटिविटी डाल रहे हैं। और एक चीज सिंपल सा उदाहरण देते हैं, हम तबीयत नहीं सही है, हमें फीवर सा लग रहा है, शरीर गर्म है, गए डॉक्टर के पास जी। डॉक्टर के सामने हम अनजान है, हम जानते नहीं चीजों को। वो डॉक्टर क्या है, सिंपल सा दवा लिख देगा, जानता है कि सीजनल है तो वो 50 रुपए 100 रुपए 200 रुपए जो भी उसकी फीस है, फीस लेगा, दवा लिख देगा, दवा हम दुकान से खरीदेंगे, 3-4 दिन में ठीक हो जाएंगे। वो जानता है, लेकिन उसको उसमें फायदा नहीं है। तो जाते ही वो क्या कहेगा, आपको लग रहा है कि मलेरिया या फिर टाइफाइड वगैरह कुछ है, ऐसा करिए आप जांच करा लीजिए। अब वो लिखा, हाँ टेस्ट कराइए, और फटाक से भेज देगा। अब हम गए टेस्ट कराने, 500 रुपए का टेस्ट कराए। अब आएंगे, सब कुछ तो रिपोर्ट नेगेटिव है, ऐसा करिए आप 3 दिन की दवा खा लीजिए। रिपोर्ट नेगेटिव आया, हाँ जी। वही दवा फिर अब हमको देगा, लेकिन 500 का जो टेस्ट कराया उस 500 में 250 रुपए उसको भी मिल गया। हाँ जी हाँ जी, यही चल रहा है सर। तो वो आपको डराया कि या तो मलेरिया होगा या टाइफाइड होगा, बड़े बड़े नाम लिए बीमारी के, डेंगू लग रहा है, ये लग रहा है। आप डर करके भैया चलो टेस्ट करा ही लेते हैं, क्या दिक्कत है, 500 रुपए ना सही, आपने टेस्ट करा लिया। तो जब वो डराया तभी तो आप 500 रुपए का टेस्ट कराए। हाँ जी हाँ जी। तो ये लोग जब डराएंगे, बोलेंगे कि नहीं पुनीत कैसे झूठ बोल रहा है, कहीं कुछ नहीं हो रहा, तभी तो आप याची बनेंगे। हाँ जी बिल्कुल। तो सारा खेल डर का है सर जी। हम तो डरना रहे जिस दिन से आपसे जुड़े हैं। हम तो सिंपल सा कहते हैं, ठीक है भाई मत मानो पुनीत कैसे, खाली एक जवाब दे दो, जो इतने साल से याची बना रहा है, जिसको तुम नेता मानो, वो अपना ही क्या कर लिया? कुछ ना सर जी, हमारे पैसे में मौज ले रहे हैं। वो सिर्फ तुम्हारे पैसे में मौज ले रहा है, अपने खुद नहीं नौकरी ले पाया। जो खुद नहीं नौकरी ले पा रहा है, जिसका खुद नहीं चल रहा है कहीं कुछ भी, वो क्या तुम्हें नौकरी दिलाएगा? ऊपर से अगर वर्तमान में बात करें, जैसे सुनील यादव है, तो इनकी आज तक कम से कम जितने भी याचिका डाले हैं, कोई एक भी ला करके दिखा दे सामने कि उसमें कुछ हुआ, सब तो खारिज हुआ है, तुरंत खारिज हुआ सर जी। बस कोई भी केस डालता है, आगे डेट लगता है, पहला दूसरा तीसरा जो भी डेट लगता है सब खारिज, 2-3 डेट में सब खारिज होता है। तब तक फिर हम लड़ेंगे जीतेंगे, झूठ मूठ का शुरू हो जाता नाटक, फिर नया रेट तैयार, फिर से पैसा लूटना। सर जी एक बात और बताइए आप मुझे, जैसे अभी ना मतलब जो 72,000 हमने भरा था, तो उसमें तो ये था कि सर सिर्फ 5 जिले, बाद में था कि किसी भी जिले में आप पूरी में चाहे भर सकते हो। लेकिन अभी जो 69,000 में हुई थी सर, एक सेंट्रल काउंसिलिंग हुई थी यूपी में। हाँ हाँ। तो उसमें ये था कि आप ना मतलब भरोगे तो सारे जिले, लेकिन प्रायोरिटी दी जाएगी 1st 2nd 3rd 4th कैसे कैसे करके।
तो सर अब इसमें भी क्या प्रोसेस हो सकता है, पॉसिबिलिटी? 69,000 में सेम वही प्रोसेस था जब आप बीएड में एंट्रेंस एग्जाम दिए होंगे, कॉलेज सेलेक्ट हाँ जी, करने हाँ, गए रहे बिल्कुल होंगे, बिल्कुल, पूरी सेम यूपी वही। का। हाँ, पूरे यूपी का एक साथ पूरे जी, सारे यूनिवर्सिटी खुले हुए हैं। हाँ आपका जी, जब नंबर आ रहा है उस वक्त जहाँ जो खाली होगा उसमें से सेलेक्ट कर लीजिए। हाँ जी, बिल्कुल। वही चीज़ जो है 69,000 में हुआ, और ये चीज़ हम 2017-18 से बता रहे थे कि अब आगे सब कुछ ऑनलाइन होगा, तो लोग मान भी नहीं रहे थे और हुआ, सबने देखा भी। सर वही 69,000 में हुआ सेम कुछ? सेम वही चीज़ आगे भी रहेगा। आपने जो आवेदन किया था वो पुराना मैटर हो गया, जी, वो कहानी खत्म हो चुकी है। हम बार-बार कहते हैं अब पुराना हम लोगों से कोई लेना नहीं, चूँकि बहुत कुछ बदल चुका है, 10 साल से ज़्यादा हो चुका है। जी, तो फॉर एग्ज़ाम्पल कोई व्यक्ति अपना ज़िला चेंज कर दिया हो, कहीं और रहने चला गया हो, हाँ जी, कोई हाँ जी, महिला उसकी शादी हो गई हो एक ज़िले से दूसरे ज़िले में, बहुत कुछ बदल हाँ, चुका है। हाँ सर, बहुत सारी चीज़ें हुँ, बदल गई। हो सकता है उस वक़्त आप जो है चाहते रहे हों कि हमको लखनऊ मिल जाए तो लखनऊ पहला ऑप्शन दिए हों, लेकिन अब आप चाहते हो कि नहीं हमको तो मेरठ मिल जाए, तो आप मेरठ में चाहते होंगे तो पहला ऑप्शन मेरठ देना चाहेंगे। तो नई चीज़ जो है जब होगी, तो जी, पुराने पर कैसे वो करेंगे? तो पुराने पर नहीं जाएँगे। ठीक है वो सर। एक आवेदन लेंगे, पूरा ज़िला खुला रहेगा, 75 ऑप्शन खुले रहेंगे जैसे 69,000 में थे। हाँ जी। और ये जो कुछ भी हो रहा है, पुराने मैटर से कोई लेना-देना नहीं है, स्टेट गवर्नमेंट से कोई लेना-देना नहीं, ये सब कुछ जो हम बताते हैं, ये सेंट्रल गवर्नमेंट की पॉलिसी है। सर एक बार आपने मतलब आपने नहीं, मुझे ध्यान है कुछ ऐसे ही, हुँ, हुँ। शायद किसी ने पूछा था कि हमें होम डिस्ट्रिक्ट भी मिल सकता है क्या? राष्ट्रीय शिक्षा नीति में इस बात का ज़िक्र किया गया है साफ तौर पे कि होम डिस्ट दिया जाए। उसके जी, पीछे रीज़न भी लिखा हुआ है उसमें जी, कि टीचर्स जो है, अक्सर घर दूर होने के कारण घर भागने की प्रवृत्ति अधिक पाई जा रही है। इसमें साफ-साफ लिखा हुआ है हर चीज़। चाहे तो अच्छी जैसे बात हो चाहे जो भी, तो वो भागते रहते हैं। उस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए होम डिस्ट दिया जाए जिससे उन्हें सुविधा रहे, वो स्कूल के पास में रहे। हाँ, एक चीज़ और ज़िक्र किया है कि 10 किलोमीटर रेंज में नहीं देंगे वो। आपका घर जहाँ है, अच्छा जी, उस घर के 10 किलोमीटर आस-पास में नहीं देंगे। ठीक है सर जी। हुँ, तो अगर अपना भी ज़िला मिल रहा है, हाँ जी। तो भी बहुत है। सर जी बहुत है, अपने जिले में मिल जाए बहुत है। 10-20 किलोमीटर तो बाइक से अप डाउन आराम से कर लेंगे। जी आराम से 10 किलोमीटर तो ऐसे भी घूम जाते हैं, कोई दिक्कत ना और होती। और मान लेते हैं कि कैंडिडेट ज़्यादा हैं किसी ज़िले में और सीट कम है, वो ज़िला कुछ लोगों को नहीं मिल पा रहा है, बगल का ज़िला मिल जा रहा है। बगल में 2-4 ज़िले तो होंगे। सर सब एक दूसरे से जुड़े हुए तो हैं ही। तो अगल-बगल के 2-4 ज़िलों में से कोई एक ज़िला मिल गया और मान लेते हैं उसकी दूरी 30-40 किलोमीटर है, तो चाहेंगे तो भी पर डे आना-जाना कर लेंगे, अगर पर डे नहीं तो हफ्ते में तो आना-जाना हो ही जाएगा आराम से। सर जैसे अब मैं गाजियाबाद जिले से हूँ सर, हुँ, हुँ। और मेरे पास यहाँ मेरठ जुड़ा हुआ है, हुँ, बागपत जुड़ा हुआ है, और मुझसे 15 किलोमीटर पे हापुड़ जुड़ा हुआ है, हुँ, और मुझसे लगभग 20 या 25-30 किलोमीटर पे मान लो नोएडा जुड़ा हुआ है। हुँ। तो ये सब जिले इन्हीं में कहीं पे हो सकता है सर। बिल्कुल, आप गाज़ियाबाद बिल्कुल सेंटर पॉइंट हो गया, एक तरफ मेरठ है, बागपत है, हापुड़ है, इधर ये ग्रेटर नोएडा नोएडा, हाँ जी, हाँ जी, है। दादरी-वादरी सब उसी क्षेत्र में आता है ना ग्रेटर नोएडा में। हाँ जी सर, उसी क्षेत्र हुँ, में आता है, ग्रेटर नोएडा में। तो सब आस-पास लगे हुए हैं। अगर अगल-बगल हो भी गया, तो हाँ जी, अगर मान लेते हैं सपोज़ दैट 40 किलोमीटर की दूरी होगी, ज़्यादा से ज़्यादा, हाँ जी। तो आपको अपने बाइक से आने में जाने में 1 डेढ़ घंटे लगेंगे तो भी आप सभी पर डे अप डाउन कर सकते हैं। अगर पर डे नहीं करना है, तो आप वहाँ एक रूम लेकर रहेंगे और सैटरडे को भी आप निकलेंगे, 1 डेढ़ घंटे में घर हो जाएँगे, संडे एन्जॉय करेंगे घर पर, फिर मंडे को सुबह उठे, समय से स्कूल पहुँच गए। हाँ सर, वो तो कोई बड़ी बात ना, तो मेन तो ये है ना इतना तो कि जॉब कोई भी मिलनी कर चाहिए। लेगा। कोई भी कर लेगा सर, होना भी चाहिए इतना, तो घर में बैठ के जॉब थोड़ी ना मिलती सर। तो कुल मिलाकर के पहला इम्पोर्टेंट क्या है, जॉब मिलना, और वो हो हाँ नहीं जी जा सर। रहा है। और आपने देखा कि 2 योजनाएँ जो हम लगातार ज़िक्र कर रहे थे, अभी सामने आ भी गया कि हाँ जी, ये जो हर कक्षा के लिए अलग कमरा, ये हाँ जी, तैयार हो गया। हाँ जी। 6,000 मात्र कमरे और तैयार करने हैं, उसके लिए बजट भी दे दिया गया। इतनी जल्दी-जल्दी काम हो रहा है, वो भी कमरा 1-8 महीने के अंदर बन के तैयार हो जाएगा। सर जी जून-जुलाई तक ये सब तैयार हो जाएँगे। अब आगे बढ़ रही है गवर्नमेंट जी, कि हर जो है कमरे में शिक्षक, यानी हर क्लास को अलग शिक्षक। अभी मेरी लास्ट बात हुई थी एक शिक्षा मित्र से, जी, हमने उनके स्कूल की जानकारी लिया। उन्होंने बताया कि हमारे स्कूल में 3 शिक्षा मित्र हैं, 1 सहायक है और दूसरी जी। जो सहायक है उनको हेड का काम दिया गया है। अच्छा तो जी। देखा जाए तो वहाँ परमानेंट 2 ही टीचर हैं, हाँ जी, 3 शिक्षा मित्र से काम चल रहा है। हाँ जी।
तो जब संविदा खत्म होना है, शिक्षा मित्र भी हटाए जाने हैं, वहाँ 3 शिक्षा मित्र हैं, वो 3 जब संविदा खत्म होंगे तो 3 शिक्षक वहाँ चाहिए। हाँ जी। एक और शिक्षक से मेरी बात हुई, उन्होंने बताया कि हमारे यहाँ अभी फ़िलहाल 4 ही कमरे हैं। और 4 कमरों में क्लासेस चल रहे हैं, टीचर भी कम हैं, तो बच्चों को एक साथ बैठा करके पढ़ाना पड़ता है। हाँ जी, तो बहुत सारी ऐसी कंडीशन, जगह है हाँ, इधर। हर स्कूल की कुछ न कुछ कंडीशन ऐसी है, कहीं शिक्षा मित्र से चल रहा है व्यवस्था, कोई ऐसा स्कूल है जहाँ परमानेंट टीचर आज भी नहीं है, एक शिक्षा मित्र है सिर्फ, वही खोलता है स्कूल, वही बंद करता है, वही सब देख रहा है। हमारे सिस्टर संभल जिले में है, और सर वहाँ पे जब वो गई थी, अब वो 2 टीचर हो गए, उससे पहले वहाँ 1 टीचर थे और 4 शिक्षा मित्र थे, और अब वहाँ पे 2 टीचर हो गई, वो गई, और एक उनका हेड हो गया, और अब 4 शिक्षा मित्र हैं। अच्छा, तो शिक्षा मित्र योजना खत्म होना है, परमानेंट नियुक्तियां वहाँ होनी है। और जहाँ पर जो है टीचर कम हैं, कमरे कम हैं, कमरा भी बना दिया गया, अब टीचर देने की व्यवस्था शुरू की जा रही है। टोटल यूपी में 2 लाख वर्तमान में कार्यरत शिक्षक हैं। तो सर ये दिसंबर तक हो जाएगा लगभग। देखिए, गवर्नमेंट की जो भी योजनाएं होती हैं, एक टाइम वो डिसाइड करके चलते हैं। जैसे कि 2,86,000 कमरे बनाने थे, तो उन्होंने तय किया था कि 2022-23 सत्र में हमें कर लेना है। अच्छा जी। उस लक्ष्य को पाने में लगभग वो जो है सफल रहे हैं। 2,80,000 हो गया, 6,000 बचा था, वो भी अभी सत्र का 3 दिन 4 दिन 5 दिन बचा है, उसकी समीक्षा करके मीटिंग करके बजट जारी कर दिया गया, तत्काल तैयार कराने के निर्देश दे दिए गए जी। अब वो हफ्ता 10 दिन 15 दिन 1 महीना जहाँ जिस स्पीड से काम हो रहा होगा उस हिसाब से वो तैयार हो जाएगा जी। तो ऐसे ही अब जो अगली योजना है कि हर कक्षा के लिए शिक्षक, हर कमरे में शिक्षक, तो ये योजना उन्होंने अगर जो है तय किया है, करना ही है, तो अब वो 1 महीने में भी कर सकते हैं, 6 महीने भी लग सकते हैं। अब वो कितने स्पीड से चल रहे हैं इस पर डिपेंड करेगा ना। हाँ जी, हाँ जी। अब आप जो है गाजियाबाद में हैं, आपको जाना है ग्रेटर नोएडा, तो आपको तय करना है कि किस स्पीड से चलेंगे। ज़्यादा स्पीड से चलेंगे जल्दी पहुंचेंगे, कम स्पीड से चलेंगे थोड़ा ज़्यादा टाइम, लेकिन पहुंच तो जाएंगे क्योंकि आप निकल चुके हैं जाने के लिए जी। तो वैसे ही जब योजना तैयार हो गई है तो वो तो होगी ही होगी हर हाल में। अब उनकी स्पीड क्या है, वो 1-2 महीने में भी कर सकते हैं, हो सकता है कंप्लीट करने में 4-6 महीने भी लग जाएं, या हो सकता है कि जिस स्पीड से जैसे कमरा धीरे धीरे थोड़ा बना 1 साल लग गया पूरा, हो सकता है इस काम को भी पूरा होने में 1 साल लग गया, लेकिन जब शुरू होगा तो दिखने लगेगा ना, न्यूज आने लगेंगे, नियुक्तियां कहीं ना कहीं चलने लगी, या फॉर्म वगैरह भरवाना या आवेदन लेना, उसके बाद काउंसलिंग वगैरह कुछ तो सामने आ जाएगा, दिखने लगेगा सब। हाँ जी, हाँ जी। थोड़ा स्पीड मान लेते हैं स्लो ही चलेगा, लेकिन हो तो रहा होगा ना। तो सर ये जैसे लेंगे तो वो 11 से स्टार्ट करेंगे सबका। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है टेट पास, तो टेट शुरू हुआ है 2011 से ही। हाँ जी। इस चीज को ध्यान में रख करके ही टेट को लाइफ टाइम किया गया है कि 11 से लेना है, तो जो भी टेट सीटेट पहले से भी पास है तो उनको भी लेना है, इसीलिए जो है लाइफ टाइम किया गया। और अन्य जो समस्याएं थी, बीएड वैलिड नहीं था, वो भी किया गया, या फिर स्पेशल बीएड वाले उनको भी मौका दिया जाए, इसलिए उनको भी 50% वाली समस्या थी, वो भी गजट जारी किया गया, तो वो भी 2011 से किया गया है, 11 के पहले वाले। तो सारी चीजें 2011 एक सेंटर पॉइंट है, क्योंकि वहां से टीटी वगैरह शुरुआत हुई है। तो जब भी चलेंगे तो पीछे से लेना, तो पहले नंबर पर तो 11 वाले ही आएंगे, और लेना सबको है सीक्वेंस में, आवेदन सबसे लिए जाएंगे। तो कौन लिस्ट में नंबर 1 पर है, कौन नंबर 2 पर है, कौन नंबर 3 पर है, कौन और नीचे है, क्या फर्क पड़ता है, सब तो रहेंगे ना। हाँ सर वो तो ठीक है, लेकिन जैसे सपोज करो सर स्टार्टिंग में होता है गाजियाबाद में कम सीटें होती हैं, तो नजदीक में मतलब गाजियाबाद में ना के बागपत में आ जाएगा, मेरठ में आ जाएगा। तो वो चीज आपके हाथ में कहाँ है ये बताइए। आप अपना पीछे का कोई सर्टिफिकेट का मान लेते हैं कि नंबर या फिर उसमें जो समय है, जो सत्र है, क्या कोई चीज बदल सकते हैं? ना सर, जो है वो तो बदल नहीं तो सकते। अब जो चीज है पीछे, उसी के बेस पर सब कुछ होना है, तो व्यर्थ की चिंता करने से क्या फायदा, जो चीज आप बदल ही नहीं सकते। ये होता कि फला एग्जाम देना है तो उसके लिए आप सोचते, जैसे इंटरव्यू डेमो की बात की गई है, उसके लिए सोचिए, तो वो सब समझ में आता है। अगर आपको लग रहा है 5-6 साल से पढ़ा रहा हूँ, तो डेमो तो हो जाएगा ठीक ठाक, कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ाई आप करा रहे हैं और बराबर टच में हैं, तो डेमो भी हो जाएगा, इंटरव्यू भी हो जाएगा। हाँ, अगर होता है इंटरव्यू तो उसमें बेहतर प्रदर्शन करने की कोशिश कीजिए, ताकि जो है
आपको जो है लिस्ट में और ऊपर अच्छा स्थान, रैंकिंग अच्छी मिल सके, ताकि आपका जो है जहाँ चॉइस पहला हो दूसरा हो जो भी वो मिल सके। सर जी बाकी एक बात, एक चीज और पूछ रही थी आपसे मुझे। सर ये जो नई शिक्षा नीति है ये तो के लिए है 1 से लेके हायर तक के लिए? नहीं, ये प्री प्राइमरी से लेके 12 तक के लिए है। हाँ वो नहीं, एक मिनट सॉरी, हाँ राष्ट्रीय शिक्षा नीति तो पूरे एजुकेशन सिस्टम के लिए है, चाहे वो कोई कोर्स हो, हायर एजुकेशन, पीजी वाला हो, ग्रेजुएशन वाला हो, पीएचडी वाला हो, टेक्निकल कोर्सेज हो, सबके लिए है राष्ट्रीय शिक्षा नीति। तो सर इसमें आप देखो, आपने तो बड़े डीपली उसे पढ़ा है सर, हायर एजुकेशन में क्या प्रोसेस रहेगा इनका फिर? देखिए हर जगह के लिए उसमें बहुत कुछ लिखा हुआ है। हमारा मेन फोकस रहता है जिस फील्ड में हम हैं इस पर। अच्छा। तो जो आरटी एक्ट था वो पहले कक्षा 1 से कक्षा 8 तक था। हाँ जी। अब उसी को आगे इन्होंने बढ़ा दिया राष्ट्रीय शिक्षा नीति में, और 1 से पहले वाली कक्षाएं यानी कि प्ले, एलकेजी, यूकेजी वो भी ले आए उस दायरे में, और 8 के ऊपर 12 तक चले गए वो भी ले आए आरटी एक्ट के दायरे में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के माध्यम से। तो यहाँ पर जो है अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा वाली चीज़ें हो गई। तो इसको जो है, जो नया आयोग बन रहा है शिक्षक सेवा चयन आयोग, उसको पूरा हैंड ओवर किया जा रहा है, ये देखिएगा सब कुछ। और जो हायर वाली चीज़ें हैं उसमें भी देखेंगे आप, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत बहुत कुछ बदलाव हो रहा है। जैसे आपका दिल्ली यूनिवर्सिटी है, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी है, बनारस यूनिवर्सिटी है, सब अपना अपना अलग अलग एडमिशन कराते थे, अभी देखिए कंबाइंड होने लगे। हाँ, जब पूरी ऑल इंडिया का सर एक साथ होने लगा। तो ये सारी चीज़ें बदलाव राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत ही किए जा रहे हैं। पूरा एजुकेशन सिस्टम एक समान बनाया जा रहा है पूरे भारत के लिए, सबको बराबर मौका मिले। सर मैं इसलिए पूछ रहा था क्योंकि सर मैंने केमिस्ट्री से पीएचडी किया हुआ है। तो मैंने कहा सर पुलिस जी को थोड़ी जानकारी हो कि उसमें हायर में क्या हो सकता है। हायर में क्या आप जानना चाह रहे हैं? मैं सर ये जानना चाह रहा हूँ, जैसे सबसे पहले हायर में था सर सीधे सीधे इंटरव्यू। हाँ। अब इसमें है सर रिटन प्लस इंटरव्यू। किसमें? हायर एजुकेशन में। और इन फ्यूचर सर क्या हो सकता है, क्योंकि आपने तो डीपली पढ़ा होगा सर उसका। देखिए क्वालिटी पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है, और क्वालिटी के लिए जो है सिलेक्शन प्रोसेस कुछ न कुछ तो बनाना पड़ेगा ही। तो जो एग्जाम्स वगैरह होते हैं, जो सिलेक्शन का और प्रोसेस है, इंटरव्यू या अन्य जो भी, वो तो हर लेवल पर लागू करना है। हाँ जी, इंटरव्यू तो लागू होएगा। हाँ, चूंकि नीचे की जो है, जो आरटी एक्ट के दायरे में आते हैं जो इंटर तक, तो यहाँ पर अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा देना कंपलसरी है। और यहाँ पर भारी मात्रा में पद हैं, स्कूल भी बहुत ज़्यादा हैं। अगर कॉलेज वगैरह की बात करें तो उनकी संख्या कम है तुलना में। अब यूपी के अंदर जो है प्राइमरी स्कूल जो है 1,57,000 है, लेकिन डिग्री कॉलेज तो कुछ हजार ही होंगे। लेकिन सर ऊपर भीड़ भी थोड़ी सी कम है ना, नीचे भीड़ थोड़ी सी ज्यादा भी होती है। भीड़ भी नीचे ज्यादा है, स्कूल भी ज्यादा है। जब आप परसेंटेज निकालेंगे, ऊपर भीड़ कम है, कॉलेज वगैरह कम है, लेकिन परसेंटेज जब आप निकालेंगे तो कंपटीशन ऊपर वाले में भी बहुत ज्यादा है। हाँ जी, कंपटीशन तो सर हर जगह। नीचे की तुलना में ऊपर वाले में कंपटीशन ज्यादा है। हाँ जी। जब आप देखेंगे कितने पद हैं और कितने जो है कैंडिडेट्स आवेदन देते हैं ऊपर वाले में और नीचे वाले में, तो परसेंटेज जब निकालेंगे तो ऊपर वाला परसेंटेज हाई मिलेगा। हाँ जी, हाँ जी। तो खैर नीचे वाले में क्या है कि भरना है सारे पद जी, हर हाल में भरना है। तो नीचे उनकी अपनी योजनाएं हैं, जो केंद्र की जो प्लानिंग किए हैं वो उसके अनुसार आगे बढ़ रहे हैं। और जो ऊपर का है उन सब में जो है, जो भी पद खाली हैं उनके भी आंकड़े जुटाए जा रहे हैं, उनके लिए भी आवेदन लिए जाएंगे, लेकिन वहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस बिना एग्जाम के नहीं होगा। सर जी जैसे 11 का हमारा प्राइमरी वाला टेट पास है और 11 की हमारा जूनियर का पास है, तो अभी तो आप मतलब मेन जो फोकस है गवर्नमेंट का भी, और आप भी बताते हो, सिर्फ अभी प्राइमरी के लिए है ना कि जूनियर के लिए? हाँ बिल्कुल, पढ़ लीजिए वो जो हमने स्क्रीनशॉट शेयर किया है, उसमें तो प्राइमरी हर जगह प्राइमरी की ही बात की जा रही। तो सर इन फ्यूचर इसमें भी ऐसा ही हो सकता है जूनियर में जैसे प्राइमरी में? जूनियर में जो भी भर्ती होगी बिना एग्जाम के नहीं होगी। प्रमोशन की भी बात जो चल रही है, हमें उम्मीद नहीं है कि डायरेक्ट प्रमोशन देंगे, वो भी प्रमोशन के लिए भी उनसे भी एग्जाम उनका कराएंगे, यानी कि वैकेंसी निकालेंगे। जो प्राइमरी में ऑलरेडी पढ़ा रहे हैं वो भी फॉर्म भरेंगे, जो बाहर जो बैठे हैं वो भी भरेंगे, यानी कि जूनियर टेट जो भी पास किया होगा सब भरेगा। बस ये होगा कि जो प्राइमरी स्कूल में पढ़ा रहे हैं परमानेंट टीचर, उनको वेटेज दे देंगे, थोड़ा सा राहत मिल जाए।
हमें उम्मीद नहीं है कि डायरेक्ट प्रमोशन अब देंगे वो। हाँ सर, नई शिक्षा नीति में डायरेक्ट तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भी जो है गुणवत्ता की बात की गई है, आरटी एक्ट में गुणवत्ता की बात की गई है, और गुणवत्ता के लिए तो भाई सिलेक्शन प्रोसेस अपनाना ही पड़ेगा। जी जी सर जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, और हम आशा करेंगे कि आपकी बातें ये नियुक्ति वाली भी जल्दी से जल्दी सही साबित हो जाएं, और हम शुरू हो आपके गई है साथ भाई, जाने आए। बिल्कुल सब सही होगा। और ये कमरा बन गया, अब उन कमरों में आपको हमको बस जाने की देरी है वो सिलेक्शन लेकर के। ठीक है सर जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। वेलकम। नमस्ते सर। नमस्ते।